दिस इज़ गरिमा शर्मा। वेलकम टू हिस्ट्री हम। इस वीडियो में हम क्लास 8 सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर नंबर 3 वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट के क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेनेशन करेंगे। अगर आपने इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो पहले आप उस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन देखिए, उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर कीजिएगा। तो हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वाई डू यू थिंक द नेशनलिस्ट मूवमेंट सपोर्टेड द आइडिया दैट ऑल अडल्ट्स हैव अ राइट टू वोट। मतलब इस क्वेश्चन से हमें समझ में आया कि नेशनलिस्ट जो मूवमेंट चला था, जो नया संघर्ष किया था लोगों ने फ्रीडम के लिए, उस टाइम पर उन लोगों को क्या आइडिया आया माइंड में कि हर अडल्ट के लिए वोट का अधिकार क्यों होना चाहिए। ठीक है, हर पर्सन को, जो भी अडल्ट पर्सन है 18+ है, उसको वोटिंग राइट क्यों होना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये पूछा कि ऐसा क्यों होना चाहिए। अब उसके 2 रीजंस गिवन है। फर्स्ट क्या है, एवरी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन शुड पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट। हर एक पर्सन जो भी रिस्पॉन्सिबल हो, 18+ के बाद बच्चों को पता लग जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है ना। तो हर पर्सन जो भी रिस्पॉन्सिबल हो, जो पार्ट, और उसको क्या करना चाहिए, अपनी गवर्नमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए, उसके अंदर अपना रोल प्ले करना चाहिए, है ना। उसके साथ साथ क्या है, लॉ मेकिंग में और डिसीजन मेकिंग में भी क्या होना चाहिए, उनको अपना जो रोल है वो प्ले करना होगा। शुड ऑल्सो शेयर्ड बाय द अडल्ट्स ऑफ द कंट्री। भाई अगर आप कोई भी लॉ बना रहे हो या कोई भी डिसीजन ले रहे हो, तो वो उसमें जो कंट्री के अडल्ट हैं, जिनको वो लॉ प्रॉपरली फॉलो करना है, उनकी भी भागीदारी होनी चाहिए, उनका भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। नहीं कि आपने लॉ बना दिया और लोगों को दे दिया कि नहीं चलो करो। तो इसलिए लोगों का, जो भी अडल्ट लोग हैं, उन सबको वोटिंग राइट होना चाहिए, ताकि उनको पता लगे कि उनकी गवर्नमेंट में क्या हो रहा है, क्या बना रहे हैं, कौन से लॉ बनाने वाले हैं, कौन से डिसीजंस मतलब लेने वाले हैं। इस टाइप की नॉलेज एडल्ट्स लोगों को होनी चाहिए। ये तभी होगी जब उनको वोटिंग राइट होगा, क्योंकि अगर वोटिंग राइट नहीं होगा तो फिर उनको कोई भी बताएगा भी नहीं कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर 2004 की जो पार्लियामेंट थी, उसके पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी, उसके अंदर आपको एक रफली आइडिया देना है कि आपकी स्टेट जो है वो कौन सी है, उसके एमपी का नेम क्या है, कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ पे कितने एमपीज़ हैं आपके स्टेट के अंदर। ठीक है, और वाई आर सर्टेन कॉन्स्टिट्यूंसीज। अब कुछ जो कॉन्स्टिट्यूंसी होती है वो ग्रीन कलर की होती है और कुछ ब्लू कलर की होता है, ऐसा क्यों होता है। अब देखो, मैंने एक पर्टिकुलर, एक कोई भी आप स्टेट ले सकते हो, आप जिस भी स्टेट को, हरियाणा के, पंजाब के, बिहार के, छत्तीसगढ़ के, झारखंड, कहीं के भी हो सकते हो। तो मैंने एक वैसे स्टेट ले लिया नॉर्मल सा, कि स्टेट का नेम क्या है, झारखंड। ठीक है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ है, रांची में है। और एमपी जो हैं उनके नाम क्या है, रामथाल चौधरी। और उनकी स्टेट में 14 एमपीज बनते हैं। ग्रीन कॉन्स्टिट्यूंसी का मतलब होता है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्व कर दिया जाता है। ठीक है, एसटी जिनको बोलते हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब होते हैं जो कबीले वगैरह वाले होते हैं, जो फॉरेस्ट वगैरह में पाए जाते थे। ठीक है, फॉरेस्ट वगैरह में रहते थे ये लोग। ब्लू कॉन्स्टिट्यूंसी का मतलब होता है शेड्यूल कास्ट। ठीक है, शेड्यूल कास्ट मतलब कि हमने हमारे साथ ही रहने वाले लोगों को दबा दिया गया है और उनमें से कुछ को बोल दिया भाई नहीं, आप ये काम नहीं कर सकते हो। ठीक है, वो जो हमने चैप्टर में रीड आउट किया था, भेदभाव या दलित जिनको बोला गया है वो। ठीक है, तो आप किसी भी अदर स्टेट का, कम से कम 2 स्टेट्स का आपको ये करना है। आपको स्टेट के नेम लिखने हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी लिखनी है, उनमें कितने एमपीज़ हैं, एमपी का नेम, और ग्रीन कॉन्स्टिट्यूंसी और ब्लू कॉन्स्टिट्यूंसी। तो ये मैंने आपको बता दिया होता क्या है। अगर आपकी किसी भी स्टेट में ये पाई जाती है तो इनके बारे में भी बताना है कि इन स्टेट से या एसटी और एससी में से कोई अगर आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में एमपी बना है तो उनके नेम आपको नोट डाउन करने हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपके सामने मैप गिवन है। मैप में आपको जो पिंक कलर है, ये मैंने चैप्टर में भी रीड आउट करवाया था आपको, क्या जो मैप में पिंक कलर है, पिंक सा ही कलर है हल्का हल्का, ये जो है जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए। ठीक है, मतलब यहाँ से ज़्यादातर जनरल में अब कोई भी हो सकता है, SC ST का नॉर्मल कोई भी उठ सकता है। ठीक है, SC रिजर्व्ड जो है 84, तो इसमें से सिर्फ SC ही उठेंगे जो ब्लू कलर है। ठीक है, जो SC कास्ट के होंगे वही उठेंगे, 84 उनके लिए है। और ST के ट्राइब्स जो थे उन लोगों के लिए, तो उनके लिए थोड़ा सा एरिया है, यहाँ पे ही ये होंगे। और यहीं पे यहाँ से जो लोग उठने वाले होंगे तो वो वही होंगे ST। ठीक है, जनरल में कोई भी उठ सकता है। थर्ड क्वेश्चन आपके पास, आपने चैप्टर के अंदर रीड आउट किया है पार्लियामेंट और गवर्नमेंट के बारे में। ठीक है, तो हर एक में अब आपको पार्टीज बताई गई कि स्टेट गवर्नमेंट कौन सी है, सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी है, उनके नेम बताने हैं, रिप्रेजेंटेटिव कौन है उनके, पॉलिटिकल पार्टीज कौन कौन सी अपोजिशन में। ठीक है, इलेक्शंस कब हुए थे और नेक्स्ट इलेक्शन कब होने वाले हैं, कोई भी वुमेन रिप्रेजेंटेटिव हैं तो कौन सी हैं, कितनी हैं। तो आपको अपने स्टेट वाइज लिखना है ये। ठीक है, एक इसी तरीके से मैंने आपको फिल आउट करके दे दिया है, जैसे जो विच पॉलिटिकल पार्टीज आर करंटली इन पावर,
कौन सी पॉलिटिकल पार्टी करंटली पावर में है, तो समाजवादी पार्टी मैंने उत्तर प्रदेश के साइड से लिख दिया, और यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट में है बीजेपी। ठीक है, अब उनका नेम लिखना है आपको, कौन है पर्सन जो समाजवादी पार्टी से है, लक्ष्मीकांत वाजपेयी। ठीक है, और जो सेंट्रल में है कौन है, राजेंद्र अग्रवाल मेरठ में। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन में है, बहुजन समाज पार्टी, और सेंट्रल में कौन सी है, कांग्रेस। ठीक है, यानी कि आपको पार्टिकुलर अपने स्टेट का भी लिखना है और सेंटर के बारे में भी लिखना है साथ साथ। इलेक्शन कब हुए थे, जो स्टेट के थे वो कब हुए थे, और जो सेंट्रल है उसके कब हुए थे, नेक्स्ट कब होने वाले हैं। ठीक है, अगर वुमेन रिप्रेजेंटेटिव कोई है, तो अगर आपके एरिया में कोई भी है रिप्रेजेंटेटिव वुमेन में से, तो आप उनके नेम लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट ये आपको चैप्टर के बीच में दिए हुए थे कुछ क्वेश्चंस, इनके भी मैंने आपको आंसर प्रोवाइड करवा दिए हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, यूज द टर्म कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड रिप्रेजेंट टू एक्सप्लेन हु एन एमएलए इज, कि एमएलए कौन होता है और उसको किस तरीके से इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो हमें कौन कौन सी टर्म का भी यूज़ करना है, कॉन्स्टिट्यूएंसी का भी और रिप्रेजेंट का, दोनों टर्म का यूज़ करके बताना है। ये एक जो स्टेट होता है वो कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड होता है। ठीक है, डिपेंड करता है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी कितनी होंगी, अगर जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होंगे उतनी ज़्यादा एरिया में से लोगों को छांटा जाएगा। ठीक है, एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में से एक जो पर्सन होगा वो रिप्रेजेंटेटिव बनेगा लेजिस्लेटिव असेंबली का। ठीक है, अब जो पर्सन इलेक्ट किया गया है, जो रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया है पार्टिकुलर किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में से, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करेगा उस पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को। अब वो हो सकता है कि वो कोई लेडी हो या कोई जेंट्स, कोई भी हो सकता है उनके अंदर। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई भी हो सकता है। अब वो जो पर्सन है ही और शी कोई भी हो सकता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर एग्जांपल एमएलए बनेगा। ठीक है, अब जो एमएलए हैं वो जनरल इलेक्शंस के थ्रू होते हैं। भाई अगर एमएलए कोई उठा है, 2% उठ गए, तो उनमें पता कैसे लगेगा कि कौन जीतेगा, तो इलेक्शंस होंगे, है ना। और जो भी पर्सन होंगे जिस भी पॉलिटिकल पार्टी से वो उठे हैं, मतलब जैसे लगा लो कांग्रेस से, बीजेपी से, या बहुजन समाज पार्टी से, किसी से भी उठे हैं। ठीक है, या फिर उन्होंने इंडिपेंडेंटली अपना एक अलग बनाया है, जैसे आम आदमी पार्टी बीच में आ गई थी, है ना, इन्होंने अपना ही एक अलग बनाया। तो पॉलिटिकल पार्टी से भी कोई उठ सकता है या अपनी इंडिपेंडेंटली भी कोई उठ सकता है। ठीक है, उन दोनों के बीच में क्या होगा, इलेक्शन होंगे। वन हु गेट्स द मैक्सिमम वोट, अब जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे वो क्या बन जाएगा, एमएलए बन जाएगा उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का, है ना, जो जीतेगा वही एमएलए बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको ये। नेक्स्ट आपके पास सेकंड क्वेश्चन में आपको बताना है, डिफरेंस बताना है। तो मैंने बहुत छोटे लेवल पे आपको डिफरेंस बताया है हल्का सा, कि विधानसभा और लोकसभा में क्या डिफरेंस होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और पार्लियामेंट में। ठीक है, मेंबर ऑफ लोकसभा यानी कि पार्लियामेंट में आर इलेक्टेड बाय बीइंग वोटेड अप ऑन बाय ऑल सिटीजन्स अबव 18 ईयर। अब जो 18 ईयर से प्लस के जो भी लोग हैं वो वोटिंग करके जिन लोगों को भेजेंगे वो कहाँ पहुँचेंगे, लोकसभा में पहुँचेंगे। ठीक है, अब जो विधानसभा है यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है या स्टेट लेजिस्लेटिव विधानसभा, अब यहाँ पे जो इलेक्ट किए गए पर्सन है इनको कौन पहुँचाएगा, ये भी वोट से ही तो पहुँचेंगे, मतलब होगा तो वोटिंग ही। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो वोटिंग करने वाले लोग थे वो नॉर्मल, मतलब आम आदमी जो लोग थे, आम मतलब आम भी नहीं कह सकते, वो तो एक पार्टी हो गई, तो नॉर्मल लोग जो पूरे देश की कंट्री के जो लोग हैं या जिस स्टेट के लोग हैं, ठीक है, वो सब वोट देंगे और उसके बाद उनको कहाँ पहुँचाएंगे, पार्लियामेंट में। अब जो पार्लियामेंट में इलेक्शन होगा वो वहाँ के जो जीते हुए लोग, जो हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वहाँ पे भेजा था, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो रिप्रेजेंटेटिव जीत के वहाँ पहुँचे थे, उन लोगों के बीच में इलेक्शन होगा और वो लोग किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को विधानसभा का हेड बना देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम द लिस्ट बिलो। आपको इस लिस्ट गिवन है, इसके अंदर आपको 4 ऑप्शंस गिवन है, इसमें आपको बताना है कि वो काम स्टेट गवर्नमेंट का है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का। जैसे कि फर्स्ट है, डिसीजन ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट टू मेंटेन पीसफुल रिलेशन विद चाइना। अब चाइना के साथ पीसफुल रिलेशन बनाने, तो इसका कौन, मतलब किसके हक में होगा, किसके हाथ में काम होगा, स्टेट गवर्नमेंट तो कर नहीं सकती, ये कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, है ना, क्योंकि इंडिया से बाहर की बात हो गई। नेक्स्ट है द डिसीजन ऑफ द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट टू डिसकंटिन्यू बोर्ड एग्जाम्स इन क्लास 8 फॉर ऑल स्कूल्स अंडर द बोर्ड। अब मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया है कि भाई सारे जो एग्जाम हो रहे हैं 8th क्लास के उनको डिसकंटिन्यू कर दिया जाए, किसके अकॉर्डिंग, उनके बोर्ड के अकॉर्डिंग। तो ये क्या है, उनके स्टेट का अंदर का मामला है, ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट हैंडल करेगी। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ ए न्यू ट्रेन कनेक्शन बिटवीन अजमेर एंड मैसूर। तो नॉर्मल सा हम देख सकते हैं कि जो ट्रेन का जो मामला आता है, रेलवेज जो है किसके अंडर में है, सेंटर के अंडर में, तो सेंटर हो जाएगा। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ ए न्यू 1000 रुपीज़ नोट। तो 1000 रुपीज़ नोट भी अगर कौन बना सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही बना सकती है। ठीक है, ये राइट भी उन्हीं के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स विद द फॉलोइंग वर्ड्स। कुछ वर्ड्स आपको गिवन है, इनसे आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं।
तो पहले आप आंसर मत देखिए, पहले आप क्वेश्चन देखिए। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स इन आवर टाइम्स आर यूजुअली रेफर टू एज अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज। अब जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है हमारे टाइम में क्या है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं डेमोक्रेटिकली, है ना, अपनी मर्जी से चुनते हैं, ये नहीं हमारे ऊपर दबाव नहीं होता। अब जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं तो इनको डायरेक्टली चुना जाता है, ठीक है, हम डायरेक्टली इनको क्या करते हैं, नॉट हम डायरेक्टली गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। हमारा जो गवर्नमेंट होती है उसमें डायरेक्टली ना जाके हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज देते हैं, तो हम डायरेक्टली नहीं जाते, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फॉर वर्ड डायरेक्टली, बट इंस्टेड चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। हम क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्शन प्रोसेस से जिताकर वहाँ भेज देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो ये एमएलए बन जाते हैं, हम जीतने के बाद वो क्या बन गए, एमएलए। एमएलए क्या करते हैं, ये सारे मिलकर आपस में पूरी पॉपुलेशन के लिए क्या लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, है ना। अब दीज डेज अ गवर्नमेंट कैन नॉट इट्स अ डेमोक्रेटिक यूज अनलेस, अब आज के टाइम में जो गवर्नमेंट है वो अपने आप को डेमोक्रेटिक नहीं कह रही है, उसके अलावा क्या कह रही है, उसके जगह पे वो कहना चाहते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, है ना। अपने आप को, अब हमारी जो गवर्नमेंट अपने आप को डेमोक्रेटिक ना कहकर क्या कह रही है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। क्यों कह रही है, क्योंकि दिस मीन दैट ऑल अडल्ट सिटीजन इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट, कि हर हमारी जो कंट्री है उसके अंदर हर पर्सन को, जो भी अडल्ट है यानी कि 18+ है, उसको वोट देने का अधिकार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। आपने पढ़ा इलेक्टेड मेंबर्स के बारे में इन द पंचायत, विधानसभा एंड पार्लियामेंट सब में, तो उन सब का क्या होता है, एक फिक्स पीरियड होता है। ऐसा क्यों नहीं होता कि वो लोग मतलब पूरी लाइफ के लिए, वही जीत गए, इलेक्शन से ही तो जीते हैं, लेकिन पूरी लाइफ के लिए रहें, कुछ पीरियड के लिए ना रहें, ऐसा क्यों। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर सपोज करो, मान लो कोई पर्सन जीत गया, जीतने से पहले जो नेता हैं बहुत अच्छे हैं, ठीक है, अब उनको पता भाई पूरी लाइफ तो हमें ही रहना है, तो अब वो क्या करेंगे, अपनी मर्जी से रूल करना शुरू कर देंगे। इसलिए उनका जो टाइम होता है वो फिक्स्ड होता है, ताकि अगर वो अच्छे से काम ना करें, अगर उनके खिलाफ आपको कोई कंप्लेन हो या कोई भी आप उनके खिलाफ उनको उनके काम से आप खुश ना हो, तो आप क्या कर सकते हो कि आपके पास एक राइट होता है कि आप नेक्स्ट जब आएगा दोबारा से वोटिंग टाइम, तो आप उनको हटा सकते हो, अपने रिप्रेजेंटेटिव को, अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो उनसे, है ना, और अपना किसी दूसरे पर्सन को वहाँ पे खड़ा करके जिता सकते हो। सपोज करो अगर ऐसा हो कि भाई लाइफ टाइम के लिए बन गए, तो फिर तो आपके पास कुछ रहेगा ही नहीं ना, कोई राइट नहीं रहेगा। और अब राइट नहीं रहेगा, उनको भी डर नहीं रहेगा कि भाई अब तो हम जीत गए, अब तो हमें टेंशन ही नहीं। लेकिन अगर अब हमारे पास फिक्स टाइम होगा, तो अगर वो जीत भी गए तो उनको ये पता है कि आफ्टर 5 ईयर उनको दोबारा से हटाया जा सकता है। अगर वो अच्छे से काम नहीं करेंगे तो वो काम भी अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो आपके पास ये ऑप्शन रहता है हमेशा कि आप इलेक्शन में किसी भी पर्सन को जिता सकते हो। अगर आपका जो अभी गवर्नमेंट चल रही है उनसे आप खुश नहीं है, ना खुश हैं, तो नेक्स्ट में आप उनको हराकर दूसरे इंसान को, दूसरे रिप्रेजेंटेटिव को जिताकर अपना जो ओपिनियन है वो रख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, यू हैव रीड दैट पीपल पार्टिसिपेट इन अदर वेव्स। अब जो लोग हैं वो गवर्नमेंट में अलग अलग तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं, सिर्फ इलेक्शंस के थ्रू नहीं। भाई ये नहीं है कि आपने इलेक्शन दिया और काम खत्म, नहीं, इलेक्शन में वोट दे के काम खत्म नहीं होना है। आपको देखना है कि गवर्नमेंट किस तरीके से काम कर रही है। अगर वो अच्छा काम कर रही है ठीक है, अगर वो नहीं काम कर रही है अच्छे से, तो हम क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाई जा सकती है, उनको लेटर्स लिखे जा सकते हैं। किसी भी बात पे अगर आप खुश नहीं हैं तो उनको प्रॉपर लेटर्स लिखे जा सकते हैं एडिटर को कि भाई यहाँ की सड़क खराब है, ये खराब, जैसे न्यूज़ में आप देखते हो, ठीक है। सोशल मीडिया पे उन चीज़ों को दिखाया जा सकता है, पार्टिसिपेट किया जा सकता है। अब जो डिबेट्स भी होते हैं, है ना, जो आपने देखा होगा न्यूज़ चैनल पर अक्सर सब बहस करते रहता है, डिबेट्स चलते रहते हैं न्यूज़ चैनल पर। वो क्यों होते हैं कि कुछ लोग जो होते हैं वो गवर्नमेंट के काम से सही खुश हैं, कुछ लोग नहीं है, तो उनके बीच में डिबेट होता है और उसके बाद पता लग जाता है कि भाई क्या कमियां रही। अगर गवर्नमेंट को लगता है, जो करंट में गवर्नमेंट उसको लगता है कि उसके अंदर कुछ कमियां हैं, तो वो उसको क्या करने की कोशिश करते हैं, उसको सही करने की कोशिश करते हैं कि अगर कुछ गलत हो गया तो उसको सही किया जाए, है ना। नेक्स्ट ग्लोसरी। अब फर्स्ट अप्रूवल वर्ड से भी समझ में आ रहा है कि भाई अप्रूव कर दिया गया है, ठीक है, लेकिन हम इसमें देख लेते हैं टू गिव वंस कंसेंट टू एंड टू बी फेवरेबल टुवर्ड समथिंग, किसी चीज़ के लिए फेवरेबल होना। अब इस चैप्टर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, इट रेफर्स बोथ ऑफ द फॉर्मल कंसेंट, दोनों ही फॉर्मल कंसेंट को इसके अंदर दिखाया गया है थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, जो आप इलेक्ट करते हो रिप्रेजेंटेटिव्स को, जैसे कि दैट पार्लियामेंट हैज़ एज वेल एज द फैक्ट दैट इट नीड टू कंटिन्यू टू एंजॉय द पीपल ट्रस्ट। पार्लियामेंट में तो आपने लोगों को भेज दिया, साथ साथ क्या करना है कि आपको जरूरत है भाई लोगों का ट्रस्ट भी तो उनको जीतना है। ये नहीं कि भाई पार्लियामेंट में आ गए तो वो लोगों को भूल जाएं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आप से वोट लेकर वो जीत के पार्लियामेंट तक पहुंचे हैं, तो उनका क्या राइट है, उनको भी ज़रूरत है कि आप लोगों को खुश रखा जाए। जिन लोगों ने उसको वोट दिया है, वोट दे के जिता के वहाँ तक भेजा, तो उन लोगों को खुश रखा जाए, इंजॉय उनका भी करवाया जाए, उनकी भी नीड्स का ध्यान रखा जाए, तो ये होता है अप्रूवल,
ठीक है, प्रॉपर वैसे अप्रूवल होता है, किसी चीज़ को अप्रूव कर देना, ठीक है। कोalition क्या होता है, गठबंधन। मान लो कोई भी गवर्नमेंट आई है और वो पूरी मेजोरिटी में नहीं आई भाई, क्लियर हाफ से ज़्यादा वोट उसके पास नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, वो किसी एक पार्टी या कोई भी उससे मिलने वाली जो पार्टी होगी जिनके ओपिनियंस आपस में मिलते हैं, वो क्या करेंगे, आपस में मिलकर गवर्नमेंट बना लेंगे, ठीक है। एक बार गवर्नमेंट किसने बनाई थी, कांग्रेस ने और बीजेपी, सॉरी कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी ने मिलकर भी तो गवर्नमेंट बनाई थी ना लास्ट टाइम। इसी तरीके से अगर कोई एक पार्टी मेजोरिटी में नहीं आती है तो वो पार्टी किसी और के साथ मिलकर भी मेजोरिटी में आ सकते हैं और गवर्नमेंट बना सकते हैं, ठीक है। अब है अनरिजॉल्व। अनरिजॉल्व क्या होता है, सिचुएशन इन विच देर आर नो इजी सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम। ऐसी सिचुएशन जिसमें आपके सामने जो प्रॉब्लम है उसके कोई इजी सॉल्यूशंस नहीं है, आपको टफली ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। बस इतनी सी बात है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर, इफ यू हैड सब्सक्राइब दिस वीडियो। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, इस चैप्टर को आप अच्छे से कीजिएगा। आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू।